एक्टिविटी 6.1 में ऐसा पहला बताया कि टेक अ पॉटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स, यानी जिसके लीव्स वेरीगेटेड हों, यानी पत्ते थोड़े लंबे हों, एरिया ज्यादा हो, जैसे कि मनी प्लांट या क्रोटॉन्स का प्लांट। अब ये जो प्लांट है, ये मनी प्लांट, इसका जो प्लांट है उसे आप 3 दिन के लिए अंधेरे वाले कमरे में रखोगे फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए। 3 दिन क्यों? ताकि उसके अंदर सनलाइट ना पहुंचे। देखो रोज का रोज अगर सनलाइट पहुंचेगा तो अपना फूड रोज का रोज बनाएगा, पर अगर आप लोग उसे 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखोगे तो उसे सनलाइट नहीं मिलेगी, तो उसको अपने अंदर जो स्टोर किया गया फूड है उसको यूज करना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। सिंपल एग्जांपल देता हूं आपके सेंस में। अगर आपकी फोन की बैटरी बराबर चार्ज है 100%, ठीक है, फिर मैंने आपका चार्जर ले लिया और उसे मैंने कहीं पे रख दिया, अब आपके पास उसका चार्जर नहीं है, तो आपकी बैटरी डेड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। अब ये जो बैटरी डेड हो गई, वो जो बैटरी डेड हुई उसको आपको संभालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वापस चार्ज में डालना पड़ेगा, वरना बैटरी डेड हो जाएगी। तो हमें यही करना है। हमें क्या करना है? कीप द पॉटेड प्लांट फॉर एटलीस्ट 3 डेज। 3 दिन के लिए आप लोग डार्क रूम में रखिए। लिखा हुआ है देखो, ये रहा, डार्क रूम फॉर 3 डेज। यस, नेक्स्ट। Now keep the plant in sunlight for about 6 hours. देखो अब क्यों बोला कि वापस 6 घंटे के लिए सनलाइट में रख दो? ताकि अंदर जितनी भी फूड की स्टोरेज थी वो सारी की सारी 3 दिन में यूज हो जाए, और ये 3 दिन में यूज हो जाने के बाद आप लोग 6 घंटे के लिए उसे वापस सनलाइट में रखो। इसका मतलब क्या होगा कि 6 घंटे के लिए जो जो पार्ट्स में फूड स्टोर किया हुआ था वो यूज हो गया होगा। अब वो अगर बचे हुए होंगे तो थोड़े थोड़े पार्ट्स जो हैं वो अपना फूड बना सकेंगे। देखो लिखा है कि कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स। अब उसके बाद क्या करना है? Pluck a leaf from the plant. Mark the green areas it and trace them on the sheet of the paper. क्या Sheet of the बताया? paper. क्या बताया? कि जो जो एरियाज आपको ग्रीन दिखे, देखो आपने 3 दिन के लिए रखा होगा तो थोड़ा तो सूखा पड़ गया होगा, तो ऐसा एक लीफ लो जहाँ पे आपको थोड़े ग्रीन ग्रीन एरियाज दिखे। देखो ये रहा, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो लीफ है इसमें ग्रीन ग्रीन एरिया को आप शेड कर दो, और शेड करके आप लोग एक शीट के पेपर के ऊपर उसे ट्रेस कर लो, ताकि आपको पता चले कि इस एरिया में ग्रीन ग्रीन दिख रहा था। वो ग्रीन ग्रीन का क्या है रीजन? वो क्लोरोप्लास्ट है वहां पे, वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से वो ग्रीन पिगमेंट है। पढ़ा है हमने ये 9th स्टैंडर्ड में कि भाई सेल ऑर्गेनल्स में एक आता है प्लास्टिड, और प्लास्टिड में आता है क्लोरोप्लास्ट, द ग्रीन कलर पिगमेंट ड्यू टू विच द कलर ऑफ द लीफ रिमेन्स ग्रीन इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। पढ़ा है हमने ये 9th स्टैंडर्ड में। अब क्या करना हाँ है? सर. ये ग्रीन कलर का एरिया शेड करने के बाद, शीट ऑफ पेपर में ट्रेस करने के बाद क्या करना है? यस, Dip the leaf in the boiling water for a few minutes. अब इस पानी के अंदर, जहाँ पे बॉइलिंग वाटर हो उसके अंदर इस लीफ को डालना है। यू हैव टू कीप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर, ठीक है, यानी उसको पानी तुरंत मिल जाएगा। देखो 6 घंटे के लिए आपने सनलाइट दे दी, अब आपने बॉइलिंग वाटर से पानी दे दिया, यानी 2 चीजें आपने दे दी। कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर में होता ही है, हम लोग एक्सेल करते ही रहते हैं, तो ये 3 चीजें उसे मिल गई। यस, कंटिन्यू। After this immerses, it is a break containing alcohol. अब उसे लेके एक ऐसे बीकर में डालो जिसमें अल्कोहल हो। अल्कोहल से क्या होगा कि अल्कोहल की वजह से जो ग्रीन वाला जो पोर्शन है ना, वो ग्रीन वाला जो पोर्शन है वो धीरे 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 अंदर आयोडीन की वजह से वो पर्पल होने लगेगा। अभी आएगा ये, देखो आप, कंटिन्यू। Carefully place them above break in a water bath and heat till the alcohol begins to boil. अब उसे पानी के अंदर ऐसे रखो कि अल्कोहल नीचे से बॉईल हो जाए, और वो लीफ जो है वो धीरे धीरे अपना कलर चेंज करने लगेगा। देखो लिखा है व्हाट हैपेंस टू हाँ द सर. कलर टू द लीफ।
तो उसका मतलब कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का क्या कलर है वो भी आप ऑब्जर्व करो। नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब जो ये लीफ जो है इतनी सारी प्रोसेस करने के बाद आप लोग डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर उसे डिप करो फ्यू मिनट्स के लिए, 2-3 मिनट के लिए, और उसे डिप करने के बाद उसे बाहर निकाल लो। टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन, यानी उसके ऊपर जो रिंस वाला आयोडीन का सॉल्यूशन उसे रिंस कर दो, साफ कर दो उसे। अब इससे क्या पता चलेगा, देखो आप, अब देखो ऑब्जर्व करो, ये जो पहला वाला जो लीफ था जिसमें ग्रीन कलर के स्पॉट्स थे, अब उसी जगह पे ये पर्पल वाले स्पॉट्स, वायोलेट जैसे दिखने वाले स्पॉट्स आ गए। ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन है कि जो जगहों पे ग्रीनरी थी वहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई, स्टार्च की वजह से ये कलर चेंज हुआ, क्योंकि आयोडीन है वो कलर चेंज करेगा, और इसी की वजह से ये वायलेट वाले जो लीफ के ऊपर आपको ट्रेसेस दिख रहे हैं वो ट्रेसेस आपको दिखेंगे। In this way you can conclude the presence of starch in various areas of the leaf। तो ये स्टार्च टेस्ट है, देखो लिखा है यहाँ पे नीचे, आफ्टर स्टार्च टेस्ट, बिफोर स्टार्च टेस्ट। स्टार्च की टेस्ट करने से पहले ए डायग्राम और स्टार्च टेस्ट करने के बाद बी डायग्राम। तो ये ए और बी दोनों आपको यहाँ पे समझाए हैं। ये एक्टिविटी बायोलॉजी में आती है, जब आप बायोलॉजिकल लैब में हो तो आप ये ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो, क्योंकि आयोडीन का सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। और इसके अलावा अगर ये चाहे तो आप लोग घर पे भी कर सकते हो। तो ऐसा पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द स्टार्च टेस्ट इन डिटेल विथ एन एक्टिविटी। तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं उसमें और आपको ये समझाना है इसमें से। तो ये सारे पॉइंट्स आप टिक कर लो और इसे समझने की कोशिश कर लो। ये रहा। Okay, sir. Now let us study how the plants obtain carbon dioxide. In class 9, we have talked about stomata, which are tiny pores present on the surface of the leaves. Massive amounts of gaseous exchange take place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. But it is important to note here that the exchange of gases occurs across the surface of stems, roots, and leaves as well. Since large amounts of water can also be lost through the stomata, the plants close their pores when it does not need the carbon dioxide for photosynthesis. The opening and closing of the pore is a function of the guard cells. The guard cells swell when the water flows into them, causing the stomatal pore to open. Similarly, the pore closes if the guard cell shrinks. ओके, क्या बताया है? ये है वर्किंग ऑफ स्टोमाटा। इसको हम लोग बोलेंगे वर्किंग ऑफ स्टोमाटा, फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं, ये है ओपनड स्टोमाटा, देखो लिखा हुआ है ओपनड स्टोमाटा, ये रहा, और ये है क्लोज्ड स्टोमाटा। अब ये ओपनड और क्लोज्ड स्टोमाटा है क्या, पहले लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट दिस। देखो ये हम लोग समझते हैं विद टू डिफरेंट टाइप्स। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? दो टाइप में समझ सकते हैं। देखो आप लोगों को पता है कि आपके घर में एक्वागार्ड है और उसके अंदर पानी भरता है और वो फिल्टर होके वो पानी फिर अंदर पानी की एक टैंक होती है उसमें आ जाता है, और जब आप नल ओपन करते हो तो उसमें से वो फिल्टर वाला पानी निकल जाता है और फिर नया पानी जो है वो फिल्टर होके वापस उस टैंक में भरने लगता है। अब वैसे ही ये स्टोमाटा जो है ना, वो स्टोमाटा ओपन हो, जब वो ओपन हो यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जब हो तब ये ओपन होता है, तो उसमें होते हैं गार्ड सेल्स। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे एजिस पे सब जगह पे गार्ड सेल्स दिखाई देंगे आपको, यू कैन सी ओवर हियर लिखा हुआ है यहाँ पे गार्ड सेल्स। अब ये गार्ड सेल्स का क्या ये है कि उन्हें ओपन और क्लोज करना, स्टोमाटा का जो ये पोर है इसको ओपन और क्लोज करना, ये स्टोमाटल पोर है, ये आपका जो स्टोमाटल पोर है यहाँ पे होता है। ये स्टोमाटल पोर को ओपन और क्लोज करने का काम गार्ड सेल्स का होता है। जैसे कोई गेट खोलना हो तो बड़ा सा गेट हो तो उसको खोलने के लिए दोनों साइड से गार्ड जो हैं वो गेट को खोलते हैं और फिर बड़ी सी गाड़ी जो है वो अंदर आती है। वैसे ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के टाइम गैसियस एक्सचेंज करना हो, देखो
कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना और फिर ऑक्सीजन जब बन जाए उसको बाहर देना, ये दोनों काम होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे लिखा हुआ है massive amounts of gaseous exchange takes place through the pores for the purpose of photosynthesis। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। ये बहुत छोटे पोर्स होते हैं, आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल में दिखाई देंगे, तब जाके आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ऐसा पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज द मेन फोकस्ड फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। तो स्टोमाटा का मेन फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज करवाना, CO2 और ऑक्सीजन जो गैसियस हैं उनको एक्सचेंज करवाना। अब ये स्टोमाटा को ओपन करने के लिए कौन चाहिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे इस लाइन में, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। द गार्ड सेल swells when water flows into them, causing the stomata pore to open. Similarly, the guard cell becomes closed when they are shrinking. ये है गार्ड सेल का फंक्शन। स्टोमाटा का फंक्शन ऊपर देखा और गार्ड सेल का फंक्शन नीचे देखा। विदाउट गार्ड सेल स्टोमाटा पोर कैन नॉट ओपन, ये तो सिंपल है, दिखा हुआ है यहाँ पे। ये गैसियस एक्सचेंज कहां तक होते हैं ये भी लिखा हुआ है, यू कैन सी ओवर हियर। आप लोग ये भी देख सकते हो कि ये गैसियस एक्सचेंज कहां पे होता है, ये रहा। It is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stems, roots and leaves as well. Since large amount of water can also be lost through this stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. देखो बहुत अच्छे से समझाया है और बहुत अच्छे से बताया भी है। क्या बताया कि जब प्लांट्स को ऐसा लगता है कि अभी हमें खाना बनाने की जरूरत नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, तब ये स्टोमाटा पोर वो लोग बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। और जब उनको लगे कि नहीं अभी हमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चाहिए, वी वांट कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चाहिए, या फिर ऑक्सीजन बाहर देने के लिए अभी रेडी है हम, तो वो पोर ओपन करते हैं। यानी अगर पूरे दिन हम लोग देखें तो पूरे दिन वो स्टोमाटा पोर ओपन नहीं होता। उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड जितना चाहिए था अंदर ले लिया, अब उनकी प्रोसेस चालू होगी, प्रोसेस बनने के बाद आउटपुट में ऑक्सीजन अभी गैसियस बन गया है हमारा, वो देना है, तब स्टोमाटा का पोर ओपन होगा। और ये काम करता है गार्ड सेल। तो ये पूरा जो क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा इन डिटेल, तो आपको यहाँ से शुरू करना है, स्टोमाटा से यहाँ से शुरू करना है। ये फिगर भी ड्रॉ करने हैं दोनों, ये फिगर भी ड्रॉ करने हैं और यहाँ तक लिखना है। उसमें 3 आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे। पहला पॉइंट है कि भाई व्हाट इज द वर्क ऑफ स्टोमाटा, तो मैसिव गैसियस एक्सचेंज। अब वो गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे करता है, वो आपका दूसरा पॉइंट होगा। ये आपका पहला पॉइंट, यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट। और ये कौन करता है, स्टोमाटा का ओपनिंग क्लोजिंग कौन करता है, हु इज डूइंग, तो वो आपका तीसरा पॉइंट होगा। The opening and closing of stomata is done by guard cell। तो ये आपका तीसरा पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यहाँ पे आपका तीसरा पॉइंट आएगा, ये आपका थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं आपके जो आपको ये समझने हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। डन, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। Yes, activity 6.2, understanding the importance of carbon dioxide with the help of an activity. Okay, please start. Yes, sir. Activity 6.2. First point, take 2 healthy potted plants which are nearly the same size. Second, keep them in the dark room for 3 days. देखो Third, जैसे एक्टिविटी 6.1 में था कि आपको पॉटेड प्लांट्स लेने हैं और दोनों इक्वल साइज के होने चाहिए और 3 दिन के लिए आप लोगों को उसको डार्क रूम में रखना है, जैसे 6.1 में था वैसे ही है इसमें। यस, कंटिन्यू। Third point,
Now place each plant on a separate glass plate. Place a watch glass containing potassium hydroxide by the side of the one of plants. The potassium hydroxide is used to observe carbon dioxide. Fourth, cover both plants with a separate bell jars as shown in figure 6.4. Next, use Vaseline to seal the bottom of the jars to the glass plates so that the setup is airtight. ओके, क्या बताया है देखो, तीसरे पॉइंट में ये बताया कि दोनों जो पॉटेड प्लांट्स है उसको ग्लास जार से पैक करो, ग्लास प्लेट से, और उसके अंदर एक पॉटेड प्लांट में आप लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल के, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाउडर जैसा होता है व्हाइट कलर का, और वो एक आप सॉसर में एक डिश में डाल के एक पॉटेड प्लांट में रखेंगे। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, यू कैन सी ओवर हियर, ये रहा, इधर आपको दिखा रहे हैं ना, ये रहा, ये जो डायग्राम ए है उसमें इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देखो लिखा हुआ है, ये रहा, वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये ग्लास का कवर है, बेल जार इसको बोलते हैं, क्योंकि बेल शेप का है इसलिए इसको बेल जार बोलते हैं। तो एक पॉटेड प्लांट में आप लोगों को इस तरह से रखना है, और दूसरे पॉटेड प्लांट में आपको कुछ नहीं रखना है, सिर्फ सिंपल पॉटेड प्लांट ही रखना है। अब क्या बोला उन्होंने कि नीचे भी हवा ना जाए, यहां से भी हवा ना जाए, देखो इस डायरेक्शन में भी हवा ना जाए अंदर, इसलिए इसे वेसलीन से पैक कर दो, वेसलीन से सील कर दो, इसे लिखा हुआ है यहाँ पे, यूज वेसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार्स, ताकि एयर टाइट कनेक्शन रहे, इतना एयर टाइट कि अंदर हवा भी ना जा पाए, क्योंकि हम लोगों को चेक करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है कि नहीं फोटोसिंथेसिस के लिए, इसीलिए सब कर रहे हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी एयर अंदर नहीं जा पाए, ऐसा हमें अरेंजमेंट करके रखना है दोनों पॉटेड प्लांट्स का। यू कैन सी इनसाइड द फिगर 6.4a and figure 6.4b. Yes, continue. Yes. Sixth, keep the plants in the sunlight for about 2 hours. Seventh, pluck off leaf from each plant and check for the presence of starch as in above activity. 8. Do both the leaves show the presence of the same amount of starch? Last, what can you conclude from this activity? देखो लास्ट के 3 जो हैं क्वेश्चन ही पूछे हैं आपको कि इस तरह से करने के बाद आप उसको सनलाइट में लेके आओ, उसमें से एक लीफ प्लग करो, और ऊपर जो आपने एक्टिविटी की थी कि बॉइलिंग वाटर में वो लीफ डालो, फिर वो बॉइलिंग वाटर में से निकालने के बाद अल्कोहल में डालो, और अल्कोहल में डालने के बाद उसे रिंस करो, फिर उसे ट्रेस करो, फिर आयोडीन का सॉल्यूशन लो और उसमें डाल के देखो, और फिर आपको पता चलेगा कि उसमें ग्रीन कितना, पैचेस कितने मिलते हैं, स्टार्च है या नहीं। इसका मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पहले पॉटेड प्लांट में, यहाँ पे देखो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जहाँ पे रखा था ना, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस लिए रखा है यहाँ पे, ये सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कोई भी CO2 अंदर रहने नहीं देते। तो ये जो पॉटेड प्लांट है ना, ये ग्लास जार वाला, इसको ग्लास जार 1 बोल देते हैं, और इसको ग्लास जार 2 बोल देते हैं, ये 1 और ये 2। तो ग्लास जार 1 में जो पॉटेड प्लांट था उसके लीफ जो हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, उसमें स्टार्च का कंटेंट नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सारा का सारा एब्जॉर्ब हो चुका है बाय दिस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पॉटेड प्लांट 1 जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, उसके लीफ अच्छे से नहीं ग्रो होंगे, और पॉटेड प्लांट 2 उसमें पॉट 1 से अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स थे वो एब्जॉर्ब नहीं हुए और थोड़ी देर ज्यादा रहे वहां पे, इसलिए वो ज्यादा ग्रीन पैचेस वाला होगा। ठीक है, यस कंटिन्यू डाउन। Yes. Based on the 2 activities performed above, can we design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis? अब देखो एक्टिविटी 6.1 में हमने स्टार टेस्ट किया लीफ के ऊपर, एक्टिविटी 6.2 में हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पोर्टेंट, तो उसके लिए हमने देखा, तो एक हमने कार्बन डाइऑक्साइड का इंपॉर्टेंस देख लिया,
अब बोल रहे हैं कि ऐसी ही एक्टिविटी हम लोग सनलाइट की कर सकते हैं। तो सनलाइट की तो एक्टिविटी आप कर ही रहे हो, आप लोग 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखते हो, तो वहां पे तो सनलाइट नहीं आएगी, तो एक्टिविटी वो अपने आप हो गई कि भाई वो 3 दिन सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं रखा तो वो काम ही नहीं करेगा। इसका मतलब सनलाइट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि सनलाइट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये एक्टिविटी में समझाया गया है कि आप लोगों को इस तरह से तीनों, स्टार्च इंपॉर्टेंट है यानी कि क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है, दूसरा एक्टिविटी कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, और तीसरा एक्टिविटी सनलाइट ऑल्सो इंपॉर्टेंट है। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने के लिए, ऑटो यानी अपने आप, ऑटो यानी ऑटोमेटिक अपने आप, और ट्रॉफिक यानी न्यूट्रिशन। सो अपने आप न्यूट्रिशन करने के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, वाटर। वाटर, ये सभी चीज जरूरी हैं। ये सभी चीज अगर होगी तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको और अच्छे से प्लांट को ग्रो करना हो तो आप लोग इसके अंदर क्या डालोगे, फर्टिलाइजर्स डालते हो, सॉइल में डालते हो ना अच्छा प्लांट ग्रो करने के लिए। ये फर्टिलाइजर यूरिया, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, आयन, इसके सब के आप फर्टिलाइजर्स ऐड करते हो ताकि सॉइल और अच्छी हो जाए। तो यही चीज जो है, ये सभी चीज आप लोग अच्छे से आप लोग दोगे तो आपका प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो होगा। यस, कंटिन्यू। Yes. So far, we have talked about how autotrophs meet their energy requirements, but they also need other raw materials for building their body. Water used in a photosynthesis is taken up from the soil by the roots in terrestrial plants. Other materials like a nitrogen, phosphorus, iron, magnesium are taken up from the soil. Nitrogen is an essential element used in the synthesis from proteins and other compounds. This is Okay. taken up in the form of inorganic nitrates or nitrates, or it is taken up as organic compounds which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen. ओके, क्या बताया है लास्ट में कि भाई ये सारी चीजें, आयन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। किस तरह से मिलते हैं, तो कि कोई कोई बैक्टीरिया से भिजवाते हैं। कौन से बैक्टीरिया होते हैं, चलो कौन बताएगा, कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में। 9th स्टैंडर्ड में नाइट्रोजन साइकिल आता था, उसमें आता था राइजोबियम बैक्टीरिया। यस, राइजोबियम बैक्टीरिया जो हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो आपके एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन खींच के वापस सॉइल में डाल देते हैं। सो राइजोबियम बैक्टीरिया से ये होता है। सो अगर आपको बैक्टीरिया का नाम पूछे कोई तो आपको आना चाहिए राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है। सो ये काम करता है, एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन को वापस खींच के वो वापस डाल देता है। So this is all about all the essential necessities required for the process of photosynthesis that we have checked through scientific experiments and activities. देखो, जब छोटे थे तब ऐसा पढ़ते थे कि ये सब जरूरी है, तो हमने तब रट्टा मार लिया और समझ लिया। पर देखो अब बड़े हो गए हैं तो अब बताया है कि कैसे जरूरी है, ये किस तरह से जरूरी है, क्यों जरूरी है, एक्सपेरिमेंटल वे में प्रूफ भी दिया कि देखो आप लोग, ये एक्सपेरिमेंटल वे में हम लोग प्रूफ करके देते हैं। एक्टिविटी 6.1 देखो, एक्टिविटी 6.2 देखो, या सनलाइट की एक्टिविटी करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि ये सभी चीजें एसेंशियली हैं जरूर। तो ये है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको पूरा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझाया मैंने। न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स होते हैं, उसमें पहला था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो प्लांट्स करते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं,
उसका रिएक्शन हमने देखा जो आगे दिया हुआ है 6CO2 plus 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 that is glucose plus 6O2 that is oxygen plus 6H2O that is excess amount of water and energy that is in ATP. ATP यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी प्लांट्स यूज करते हैं अपने ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने जर्मिनेशन के लिए, ये सब चीजें हमने पढ़ी। तो ये एक टॉपिक जो है न्यूट्रिशन का एक कैटेगरी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा। अब जाते हैं दूसरे टॉपिक पे 6.2.2 हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यस, 6.2.2 heterotrophic nutrition. Yes, please start. Each organism is adapted to its environment. The form of nutrition differs depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by the organism. For example, whether the food source is stationary such as grass or mobile such as a deer would allow for differences in how the food is accessed and what is the nutritive apertures used by a cow and a lion. There is a range of strategies by which the food is taken in the used by the organism. Some organisms break down the food materials outside the body and then absorb it. Examples are fungi like bread molds, yeast and mushrooms. Okay, Others क्या take बताया in है? the whole. देखो, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेट्रोट्रॉफ यानी जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए, जैसे एनिमल्स हैं, जैसे लायन है तो लायन किसी और को खाता है और उसका फ्लैश और मीट, जैसे डियर है उसको मार के वो खाता है और अपना खाना बनाता है, वो खाता है उसमें से और फिर अपने बॉडी में वो डाइजेस्ट करके अपनी एनर्जी लेता है। जैसे बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं वैसे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी हैं, जैसे फंगाई है, बैक्टीरिया है, वो भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड मोल्ड्स, आप छोटे थे तब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपने पढ़ा होगा, तो उसमें एग्जाम्पल आता है मोल्ड्स, यीस्ट, ये सब एग्जाम्पल आते थे। अब ये ब्रेड मोल्ड्स कहाँ होता है, उसको ब्रेड चाहिए, ये देखो नाम ही है ब्रेड मोल्ड्स, तो ब्रेड चाहिए। जब ब्रेड जो है वो डिकम्पोज होती है, पुरानी हो जाती है, सड़ने लगती है और फिर उसमें ये बैक्टीरिया धीरे धीरे आते हैं, फंगाई आते हैं, तो इसको ब्रेड मोल्ड्स बोला है। तो इसमें फंगी को भी दूसरे की जरूरत पड़ी, इसलिए हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में है। चाहे वो बड़ा लायन हो, चाहे वो छोटा ऑर्गेनिज्म हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगाई और बैक्टीरिया, अगर उसके फूड के लिए वो किसी और पे डिपेंडेंट हो तो उसे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डाला जाता है। चाहे वो यीस्ट हो, मशरूम हो, कोई बैक्टीरिया हो, कोई भी हो, अगर वो किसी का हेल्प ले रहे हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो वो लोग हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे होते हैं। देखो, कोई कोई लोग फूड को च्यू करके बॉडी के अंदर उसको डिवाइड करके उसमें से एनर्जी लेते हैं, और कोई कोई बाहर ही एक्सटर्नली बॉडी के बाहर ही उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को डिवाइड करके फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मुंह और ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं, बाहर उसका डिकम्पोजिशन करके उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके और फिर अपने बॉडी में लेते हैं। और बड़े लायन और ऐसे एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको खा जाते हैं और फिर बॉडी में उसका धीरे धीरे डिवीजन होता है, उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में वो कन्वर्ट होता है और फिर उसमें से वो डाइजेस्ट करके अपना फूड लेते हैं। तो एनर्जी सबको चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी चाहिए और बड़े एनिमल्स को भी चाहिए, हमें भी चाहिए। हम लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हम लोग वेजिटेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। प्लांट्स ग्रो होंगे तो उसके में से वेजिटेबल्स निकलेंगे, उससे हम लोग कुक करेंगे और फिर हम लोग खाएंगे। तो वी आर ऑल्सो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशियस फूड एनिमल्स। ठीक है, यस, कंटिन्यू। Others take in whole material and break it down inside their bodies. What can be taken in and broken down depends on the body design and functioning. Some other organisms derive nutrition from plants or animals without killing them. This parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like Cuscuta, hammerbell,
ticks, lice, leeches, and tapeworms. कोई कोई तो उसके ऊपर बैठ जाते हैं और उसमें से धीरे धीरे सक करके सब कुछ ले लेते हैं। देखो ये लीचीज है, लीचीज, ये लीचीज क्या करते हैं, आपके बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं, ऐसे चिपक जाते हैं और अंदर होल करके धीरे धीरे खून आपका चूसने लगते हैं। इसको पैरासाइटिक बोला जाता है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खून चूस के निकालना। मस्कीटो वो भी पैरासाइटिक है, मलेरिया उसका जो डिजीज वो फैलाता है वो। तो ये सभी चीजें आप लोगों को हेट्रोट्रॉफिक में समझाई हैं कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें न्यूट्रिशन के लिए लोग दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, फंगी हो, बैक्टीरिया हो, यीस्ट हो, मशरूम हो, चाहे वो लीचीज हो, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करते हो, किसी के ऊपर फीड करके उसका ब्लड सक करके जीते हो, चाहे हमारे जैसे ह्यूमंस हो जो प्लांट्स और वेजिटेशन के ऊपर डिपेंडेंट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, लायन जैसे जो डियर और उसके ऊपर खाना खा के उसमें से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये सारे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। सो ये हमारा सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। How do organisms obtain their nutrition? 6.2.3. In this topic, we are going to learn about amoeba's type of nutrition, the type of nutrition taken up by amoeba. Amoeba is a microorganism, unicellular organism which has one cell, and on the left hand side you can see over here the diagram of an amoeba in figure A over here. So this is your short diagram of amoeba cell. ये रहा amoeba का cell है, ये उसका न्यूक्लियस है ये, और किस तरह से वो अपना फूड न्यूट्रिशन लेता है उसके बारे में ये टॉपिक है। ओके, तो इस प्रोसेस को 4 अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड किया है। यू कैन सी ओवर हियर देयर आर 4 डिफरेंट स्टेप्स। फिगर ए, फिर बी, फिर सी और डी, ये 4 अलग अलग स्टेप्स में इसे डिवाइड किया है। ओके, पहले तो क्या करता है कि भाई ये जो अमीबा है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसे कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं दिए हुए कि भाई उसे मुंह दिया है, खाने के लिए माउथ दिया है, डाइजेशन करने के लिए स्टमक दिया है, हमारे जैसा नहीं है। इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो इसका जो प्रोसेस है वो हम लोगों को समझना है। Since the food and the way it is obtained differ, the digestive system is different in various organisms. In single cell organisms like amoeba, the food may be taken in by entire surface. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो बाहर की जितनी जो लेयर्स है ना, ये एंटायर सरफेस, ये खाने के आसपास इतनी एनगल्फ हो जाती है। एनगल्फ यानी एकदम नजदीक आके बैठ जाती है। एनगल्फ बोलते हैं इसका वर्ड जो है वो एनगल्फ है। और वो खाने के आसपास इस तरह से, ये खाना है आपका और ये अमीबा का पोर्शन है, और धीरे धीरे वो खाना जो है वो उसके ऊपर इस तरह से एनगल्फ कर देती है। But as the complexity of the organism increases, different parts become specialized to perform different functions. देखो हमारी कॉम्प्लेक्स बॉडी है क्योंकि हम लोगों को सभी ऑर्गन्स अलग अलग सिस्टम के लिए दिए हुए हैं। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसके लिए हमें माउथ दिया है, फूड पाइप दिया है, स्टमक दिया है, लिवर दिया है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब दिया हुआ है। तो हमारी एक सिस्टम है पूरी, जबकि अमीबा में ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन सी ओवर हियर कि फिगर बी में वो फूड के आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यानी हम लोग जैसे हाथ से जैसे इसके ऊपर, फूड के ऊपर पूरा ऐसे एनगल्फ कर देते हैं। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसे बोला जाता है सूडोपोडिया। लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, सूडोपोडिया। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मेड बाय अमीबा इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब द फूड इज नोन एज सूडोपोडिया। ठीक है, फिर लिखा है फॉर एग्जाम्पल अमीबा takes in food using temporary finger-like extensions of the cell surface which fuse over the food particle, forming a food vacuole. Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones, which then diffuse into cytoplasm.
ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सूडोपोडिया बनाने के बाद ये जो खाना है वो अंदर चला जाता है। देखो ये रहा फूड वैक्यूल दिख रहा है, और फिर अंदर के जो एंजाइम्स होते हैं वो इस पार्टिकल को छोटे 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 डिवाइड पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर ये पूरा का पूरा जो फूड पार्टिकल है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसे सूडोपोडिया बोला जाता है। ये जो प्रोसेस है एनगल्फ करने की, इसे बोला जाता है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस। और इसके बाद जो फूड अंदर डिसॉल्व होने लगता है उसे बोला जाता है डाइजेशन। जो हमारे अंदर भी होता है वो इसमें भी होता है, पर उसमें कोई ऑर्गन्स नहीं है, तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होता है। फिर उससे ही डिवाइड होने के बाद अलग अलग ऑर्गन्स को भेज दिया जाता है। एसिमिलेशन बोला जाता है उसे। डिवाइडिंग द स्पेसिफिक पार्टिकल्स ऑफ द फूड टू द स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनल्स इज नोन एज एसिमिलेशन। और फिर सब कुछ खाना खा जाने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो सारा इजेशन, यानी कि ये जो सरफेस है बाहर की, ये जो सरफेस है इससे वो लोग बाहर फेंक देते हैं। और इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। लिखा है यहाँ पे द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड, लिखा हुआ है देखो, रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटीरियल इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। देखो लिखा है। अब जैसे ये अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वैसे पैराम्यूसियम भी है। कौन सा है? पैराम्यूसियम। अब पैराम्यूसियम भी इसी तरह से अपना न्यूट्रिशन करता है, उसकी भी प्रोसेस है, उसकी भी प्रोसेस है हमारे पास। ये रहा न्यूट्रिशन इन अमीबा। सो हियर इज योर अमीबा फेगोसाइटोसिस। जो मैंने बोला आपको, फेगोसाइटोसिस की जो प्रोसेस होती है वो इस तरह से होती है। तो आपका ये न्यूक्लियस है, उसके आजू बाजू लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स के अंदर फूड स्टोरेज होता है। फिर ये बैक्टीरिया कोई आपका फूड वैक्यूल है, ये आपका मान लो ये आपका कोई फूड वैक्यूल है, यू कैन सी ओवर ये जो ब्लू कलर का आपको आइडेंटिफाई करके दिखा रहे हैं ये आपका फूड वैक्यूल है, ये रहा। और फिर ये सूडोपोडिया बनाया, देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और सूडोपोडिया बनाने के बाद उसको अंदर कवर कर लिया, एनगल्फ कर लिया। फिर ये फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस हो गई। अब ये प्रोसेस को धीरे धीरे देखो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर रहे हैं, इसको डाइजेशन बोला जाता है। देखो लिखा है यहाँ पे डाइजेशन। फिर डाइजेशन के बाद जो बाकी के अनवांटेड वेस्टेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो फिर बाहर फेंक दिए जाते हैं। एक्सपल्शन ऑफ वेस्ट पोस्ट डाइजेशन यानी डाइजेशन के बाद। सो इस तरह से पूरा एक्सपल्शन होता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ अमीबा एंड दिस इज हाउ अमीबा टेक्स इट्स फूड। अब देखते हैं न्यूट्रिशन इन पैराम्यूसियम। पैराम्यूसियम के अंदर देखते हैं कि पैराम्यूसियम के अंदर कैसे होता है। लेट अस सी दैट। ये रहा देखो, ये पैराम्यूसियम का है, दिस इज फॉर पैराम्यूसियम। देखो न्यूट्रिशन इन पैराम्यूसियम कैसे होता है वो देखते हैं। ये रहा न्यूट्रिशन इन पैराम्यूसियम, ये रहा लिखा हुआ है यहाँ पे देखो पैराम्यूसियम। ये पैराम्यूसियम का स्ट्रक्चर है पूरा, और ये पैराम्यूसियम के स्ट्रक्चर में आपको सब कुछ समझाया है। ये इसका सेल बॉडी है वो स्लीपर लाइक होता है, हमारे जो पैरों के स्लीपर होते हैं उस टाइप का होता है, और उसमें भी किस तरह से फॉर्मेशन हो रहे हैं वो बता रहे हैं यहाँ। तो ये इसी तरह अपने आप फूड को अंदर लेता है, और फिर उसमें एक एनाल पोर होता है। एनाल पोर यानी उसको एक अलग से पोर दिया होता है, एक ओपनिंग दिया होता है जिसमें से वो वेस्टेज प्रोडक्ट्स बाहर निकाल सके। ठीक है, तो ये रहा, यहाँ से ओरल ग्रूव हुआ, अंदर आया, अंदर आने के बाद फूड एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद फूड वैक्यूल्स में से अलग अलग जगह पे एब्जॉर्ब होने के बाद जो वेस्टेज था वो यहाँ से एनाल पोर में से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जो साइटोप्लाज्म के अंदर ये सब होता है, ये रहा लिखा हुआ है दे हैव सीलिया दैट हेल्प देम टू एनगल्फ द फूड थ्रू द ओरल ग्रूव। ये रहा, ये सीलिया है। सीलिया यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं
जिससे वो अपने फूड को अपने पास खींच सके। आपने ऑक्टोपस देखा है, ऑक्टोपस अपने पैर कैसे फैलाता है और फिर ऐसे ले लेता है, वैसे ये सीलिया है, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो फूड को अंदर ऐसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर ओरल ग्रूव से अंदर आता है, अंदर आने के बाद सारी प्रोसेसेस होती है, लिखा है अ फूड वैक्यूल इज क्रिएटेड एनक्लोजिंग द फूड, इट मूव्स थ्रू द साइटोप्लाज्म, द प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लोसिस, साइक्लोसिस की प्रोसेस होती है। फूड डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल इज एब्जॉर्ब्ड बाय द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर अलग अलग पार्ट्स को दे देता है, और जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ से एनाल पोर से वापस बाहर निकाल देता है, एनाल पोर से वापस बाहर निकाल देता है। तो ये दोनों प्रोसेस है जो आपको समझनी है, न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन पैराम्यूसियम भी देखा हमने, ठीक है, हमने दोनों चीज देखी, ठीक है। तो ये दोनों चीज याद रखनी है हमें और इसे भूलना नहीं है हमें। और अब मैं वापस आ जाता हूँ हमारे टॉपिक के ऊपर, जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर आ जाता हूँ। उसमें भी वही चीज दी है, यहाँ पे देखो लास्ट 3 लाइन जो है उसी के बारे में लिखी हुई है, ये रहा, इफ यू सी ओवर हियर आपको दिखेगा पैराम्यूसियम, ये रहा पैराम्यूसियम which is also a unicellular organism. The cell has a definite shape, जैसे मैंने बोला स्लीपर लाइक शेप होता है उसका, and food is taken in it at a specific spot, देखो लिखा है oral groove जिसे हम लोगों ने अभी देखा, food is moved to this spot by the movement of cilia which cover the entire surface of the cell। और इस तरह से आपका पूरा जो